सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। पाकिस्तान में जिसके खिलाफ भी करप्शन का मुकदमा खुलता है वो बीमार हो जाता है। जिसे भी करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है वो गिरफ्तार होने के बाद जेल में बीमार हो जाता है। और जो भी बीमार होता है उसे बीमारी के नाम पर जमानत चाहिए है, और जिसे भी जमानत चाहिए उसे अपना इलाज अमरीका, बरतानिया या दुबई में करवाना है। उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। चंद दिन पहले तक इंडोनेशिया की सियासत में बासर सियासतदान सेतिया नोवांतो का सिक्का चलता था। सेतिया नोवांतो इंडोनेशिया की सियासी जमात गोलकर पार्टी का चेयरमैन था। वो 1999 में पहली बार इंडोनेशिया की पार्लियामेंट का रुकन बना। दिसंबर 2017 तक इंडोनेशिया की पार्लियामेंट का स्पीकर रहा। सेतिया नोवांतो इतना ताकतवर सियासतदान था कि उसके खिलाफ कई करप्शन शिकायत के बावजूद यह कहा जाता था कि वो अनटचेबल है, यानी इंडोनेशिया के इदारे सेतिया नोवांतो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। उस पर एक इल्जाम लगा कि उसने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड प्रोग्राम में घपला करके $170 मिलियन हड़प किए। कुछ पाकिस्तानी ताकतवर शख्सियात की तरह इंडोनेशिया के इंसदादे करप्शन के इदारे ने सेतिया नोवांतो को बार बार तलब किया, लेकिन वो पेश ना हुआ। यूं चूहे और बिल्ली का यह खेल जारी रहा। अदालत में उसके करप्शन स्कैंडल की समाअत चलती रही और इंसदादे बदउनवानी इदारे ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाते हुए उसके खिलाफ मजीद शवाहिद इकट्ठे कर लिए और बिलाखिर नवंबर 2017 को इंडोनेशिया के इंसदादे करप्शन के इदारे ने सेतिया नोवांतो की गिरफ्तारी के वारंट अदालत से हासिल कर लिए। सेतिया नोवांतो को खबर हुई तो उसने मुबैना तौर पर कार हादसे का बहाना बनाया और फौरन अस्पताल के बिस्तर पर लेट गया। लेकिन हुक्काम का और इंडोनेशिया के निजाम इंसाफ का जवाब दे चुका था। चुनांचे उन्होंने अस्पताल में छापा मारा, सेतिया नोवांतो को गिरफ्तार किया और उसे व्हील चेयर पर बिठाकर अदालत में पेश किया गया। 24 अप्रैल 2018 को इंडोनेशिया की एहतसाब अदालत के 5 रुकनी बेंच ने उसके करप्शन स्कैंडल का फैसला सुना दिया। दौरान समाअत सेतिया नोवांतो ने बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर अपने दिफा में एक जज्बाती सी नज्म भी पढ़ी, लेकिन वो शायरी भी उसके कुछ काम ना सकी और अदालत ने इंडोनेशिया की तारीख का सख्त तरीन फैसला सादिर करते हुए उसे 15 साल कैद की सजा, 5 साल अवामी ओहदे से नाअहली, $36,000 जुर्माना और 73 लाख अमरीकी डॉलर्स जो उसने करप्शन से कमाए थे हर्जाने की सूरत में अदा करने का हुक्म दे दिया। फैसले में कहा गया था कि सेतिया नोवांतो को उसकी सियासी हैसियत की वजह से जो मौका नसीब हुआ, यानी कौम की खिदमत का, उसने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए अवामी पैसों से अपनी जेबें भरी और लाखों डॉलर्स हड़प कर लिए। यह कहानी आपको पाकिस्तानी सियासत के ऊपर बिल्कुल फिट नजर आती है। एक और दिलचस्प चीज देखें, जून 2019 में सेतिया नोवांतो ने एक बार फिर बीमारी का बहाना बनाया। जैसे पाकिस्तान में कुछ सियासतदान बार बार बीमार होते हैं, उसे 2 दिन के लिए जेल से रिहा किया गया और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन 2 दिनों में हुकाम को यह मालूम हुआ कि सेतिया नोवांतो जो कि बीमारी के नाम पर जेल से अस्पताल पहुंचा था, वो अस्पताल से शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करता नजर आया। उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया और इंडोनेशिया की हाई प्रिजन जेल में मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में जो बीमारी के नाम पर जमानत हासिल करते हैं वो जलसे करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जुलूस निकालते हैं, रैलियां इदारों को ललकारते हैं, निजाम का तमस्खुर उड़ाते हैं और फिर पाकिस्तान से बाहर जाकर शॉपिंग करते भी नजर आते हैं। ये क्या हो रहा है और इमरान खान साहब इसको कैसे रोक पाएंगे? मेरे साथ पाकिस्तान की मोतबर शख्सियत मौजूद हैं, दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया-निगार हैं, कॉलम नवीस हैं, राय आमा पर असरअंदाज होते हैं। हसन निसार साहब लाहौर से हमें ज्वाइन करें। हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, तमहीद में ही आपके लिए सवाल मौजूद है, ये क्या हो रहा है? अभी शहबाज शरीफ साहब की जमानत दर जमानत, बीमारी की जमानतें।
अमीर अब्बास साहब, पहले तो आपने अपने इंट्रो में बात की करके करप्ट आदमी बीमार होता है, हो जाता है। हो नहीं जाता। करप्ट आदमी बेशर्म, बेहया, बेगैरत और ढीठ, बहुत ही ढीठ, जिस पे किसी चीज का कोई असर नहीं होता, जिसे कहते हैं ना थिक स्किन्ड, अंग्रेजी में कहते हैं, वो वाकई बीमारी है। उसकी वजह है कि मेरे जैसे आम आदमी को ये समझ आज तक नहीं आ सकी कि बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल आपने पैसे का क्या करना होता है। मैं दयानतदारी से, मेरा हल्का अहबाब काफ़ी वसी है, किसे दिल करे आप पूछ लें। कोई टेम्पटेशन, कोई किसी भी किस्म की टेम्पटेशन या कोई ऑफर या जी यूं कर लो, जी यूं कर लो, मैं काम की बात कर रहा हूँ, कोई हराम की नहीं। वो मैं कहता हूँ यार काहे के लिए, सुकून से बैठा हूँ मैं, एक और बेचैनी। अच्छा, ये सिकनेस है बुनियादी तौर पे। जो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है इसका इकोनॉमिक्स का, उसका इत्तलाक इस पे नहीं होता। मतलब प्यास से मरते हुए आदमी को आप अगर पानी पिलाएंगे, वो अपना सब कुछ आपको दे देगा, लेकिन जब आप उसको 8वां या 9वां गिलास पिलाएंगे जो 7 दिन का प्यासा है, तो वो हाथ जोड़ देगा कि यार मुझे पानी पिला पिला के मारना है। अच्छा, ये लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, भूखा है, उसको आप कहें कि तुम 500 रोटी खाओ, जबरदस्ती खिलाओ, मर जाएगा वो। लेकिन इस कानून का इत्तलाक हवस, हिर्स और पैसे पे नहीं होता, कलेक्टर्स पे नहीं होता। कोई कॉइन कलेक्टर है, कोई स्टैम्प कलेक्टर है, किसी भी एंटीक का किसी को शौक है, उन पे इसका इत्तलाक नहीं है। सो ये इंतहाई बीमार लोग होते हैं। बीमारी सिर्फ फिजिकली नहीं होती, रूहानी भी होती है, नफ्सियाती भी होती है, जज्बाती भी। अच्छा, दूसरा वो जो आपने इंडोनेशिया की मिसाल दी, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी तफसील से आपने समझाया। मैं आपको बताऊं कि हमारी इज्तमाई जो मकरूहात हैं, उनमें एक चीज़ बेशर्मी है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने तकरीबन सारे अखबारों में वो तस्वीर, जो इधर इंग्लैंड के हाई कमिश्नर हैं गालिबन, आपने देखा होगा, क्रिश्चियन समथिंग उनका नाम। जी, क्रिश्चियन टर्नर। हाँ, हेलो, हाँ जी। अच्छा, क्रिश्चियन टर्नर साहब ने वो जो गंदगी का ढेर उठाया हुआ है और ऐलान फरमाया उन्होंने, सफाई निस्फ ईमान है, उस पे मुझे किसी ने बताया कि सोशल मीडिया पे बड़े अच्छे कमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन किसी में इतनी शर्म हया नहीं थी वो कहे कि मेरा सर नदामत से झुक गया है। अच्छा, मैं अगर एज अ कॉमन मैन, अगर मैं ढीठ हूं, मैं बेहिस्स हूं, मैं किसी अच्छी बुरी चीज का कोई असर कबूल ही नहीं करता, तो भाई मेरी लीडरशिप तो मैं दूं, वो उसका मक्खन है। यानी अगर मैं खबीस हूं तो वो बहुत ही खबीस होगा। अगर मैं जाहिल हूं, मैं लालची हूं, मैं खुदगर्ज हूं, तो वो मुझसे कई गुना ज्यादा जाहिल, लालची और खुदगर्ज होगा, चूंकि वो बदियों में मुझसे चंद हाथ आगे होगा, तो वो मेरी नुमाइंदगी कर रहा होगा ना। सो ये कोई हैरान कौन बात नहीं है। आपकी लीडरशिप, हम लीडरशिप की बात, मैं एक ज़माने में अशराफिया करता रहता था, 26 साल 27 साल 28 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। इनके लत्ते लेता था, तो मुझे किसी ने करेक्ट किया, उसने कहा आप अपने आप को भी देखो, अ कॉमनर, एक आम आदमी, एक बाजार में एक चीज का किसी रेडी पे रेट नहीं मिलता, कम तोलते हैं, इनके औजान कम होते हैं, इनके बाट कम होते हैं। फलसफा नया आया पंजाब फूड अथॉरिटी का, यार हैरान रह गया मैं। अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट टोल्ड मी कि जी वो अब इसलिए नहीं पंजाब फूड अथॉरिटी छापे छुपे मार रही, क्योंकि जी टॉप से हुक्म यह आया कि इससे बेरोजगारी फैलती है, इससे कारोबार मुतासर होते हैं। अंदाजा लगाओ, लाखों लीटर केमिकल्स वाला दूध बेचने वाली फैक्ट्री इसलिए जारी रखनी चाहिए कि उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। वी आर सिक पीपल। किसी बात पे नदामत नहीं, शर्मिंदगी नहीं है, पता है उजड़ा पुजड़ा सारा कुछ, कोई बात नहीं आ रहा। आज ये फ्रेंड ऑफ माइन वाज टेलिंग मी कि क्या सूरत हाल, इतने बेशर्म बेहया लोग कई गुना किराए बढ़ा दिए बसों के। जिन गरीबों ने अपने घरों को जाना है ईद करने के लिए, उनके लिए किराए बढ़ा दिए। क्यों? पाकिस्तान के वक्त आपका हुक्मरान जो था गोरा, वो जितनी रेलवे दे गया आपने उसको उजाड़ के रख दिया, आप उसको खा गए, आपने भट्टियों में ढाल दिया उसके इंजनों को।
और फिर उस पैसे के बलबूते पे वो लोग पावर प्ले में दाखिल हुए। मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल। 73 साल में रेलवे आबाद हुई है कि बर्बाद हुई है? लोकल बॉडीज के बगैर मुल्क चलाना ऐसे ही है जैसे बुनियादें रखे बगैर आप कहें मैं चौथा फ्लोर या 5वां या 10वां या 20वीं मंजिल में बनाने लगा। और लोकल बॉडीज के बगैर जमहूरियत ऐसे ही है जैसे कोई टांगे कटा बंदा रेस में दौड़ रहा हो। ये मुल्क कॉन्ट्रडिक्शंस का, एक तजादात का मजमू है। बहुत खूब। इनमें थोड़ी सी भी अकलें हो, ये एक सेशन लगाएं, कैबिनेट एक सेशन लगाएं जिसमें कोई पर्टिकुलर बात ना हो। ये डिफरेंट एरियाज कवर करें कि तुम हो क्या, तुम्हारी प्राइमरी एजुकेशन क्या है, खौफ आता है। सो भाई मेरे अमीर अब्बास साहब, यहां मुझे नहीं पता, इस मुल्क को अगर एक जिस्म समझो, इसमें जितने मसाम हैं उसमें खंजर पैवसूंगा मैं। कोई इदारा ढंग का नहीं है, चोर चकार हैं, सरेआम पकड़े जाते हैं। मेरा तो यहां कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ निकल आया। लोग ढीठ, वही बेशर्मी, वही बेहयाई। वो फलां दे नारे बजणगे तो फलां चांद तक जब तक रहेगा तूफान। लब्या लबाया कख भी नहीं। 73 साल हो गए। पाकिस्तान बना है, बर्बादी का आलम था। मेरे अपने खानदानों ने 3 शहरों से माइग्रेट किया, मैं पता है। तो उस वक्त पाकिस्तान ने किसी का 1 रुपया नहीं देना था, बेशुमार पैसा इंडिया से लेना था। वो एक आध किस देख उन्होंने हाथ रोक लिया। गांधी साहब ने प्रोटेस्ट किया, यानी मुल्क उजड़ा हुआ है, अभी पैदा हुआ है, मकरूज किसी का नहीं। आज बच्चे गिरवी डाल दिया आपने 2.25-2 लाख रुपए का। अ चाइल्ड was not yet born, आप बेच चुके, उसका बयाना पकड़ के खा गए हो, फिर उन्हीं लोगों की तरफ जा रहे हैं। उधर भागते हैं, इनके जलसों जुलूसों की रौनकें बढ़ा रहे हैं। इसमें किसी से कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। अशराफिया और अवाम दोनों में मुकाबला है कि हमने मादरे वतन की ओढ़नी का, चादर का कितना बड़ा टुकड़ा काटना है और कौन ज्यादा काटना है। यूएनडीपी मुंह पे थप्पड़ मारती है कि तुम्हारे मुल्क के इतने फीसद मसाइल पे, वसाइल पे मुट्ठी भर लोग काबज हैं, किसी को हया नहीं आती। $17.5 अरब अशराफिया खा जाती है सर। मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है 20 लाख लीटर दूध जाली रोज बनता है इसमें। तो पंजाब फूड अथॉरिटी जब छापा मारती थी पता लगता है इतने 1000 लीटर, पता नहीं 30,000, 50,000, 60,000 लीटर। बेशरम पे हया इसी सोसाइटी में घूमते हैं। उनके यार दोस्त भी होते होंगे डेफिनेटली, उनका मेल मुलाकात भी होता होगा, उनके बच्चों की शादियां भी होती होंगी, उनको समधी भी मिलते होंगे, उनके बच्चों को ससुराल भी मिलता होगा। कौन है? और शर्म हया आप किसी में नहीं इतनी कि सोचे कि 24 करोड़ संभाला नहीं जा रहा है, इसका क्या करना है? ये लायबिलिटी है, ये एसेट नहीं है। अनपढ़, अनघड़, गैर हुनरमंद, गैर तरबियत याफ्ता वो एसेट नहीं होता, बहुत बड़ी लायबिलिटी है। राज तरखान मिस्त्री अच्छा नहीं मिलता आज, छोड़ छाड़ के जो चलेगा, जो बाकी कचरा रह गया वो मौजूद है। सो आप जब इस तरह ना, आप से मुराद मेरी, आप अमीर अब्बास की बात नहीं मैं कर रहा, आप से मुराद हम सब जब इस तरह की बातें करते हैं तो ये मुल्क एक ऐसे जिस्म की मानंद है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो तो उसके मसल्स रैप्चर हो जाएं, उसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाएं, उसके ऑर्गन्स मुतासर हो जाएं। जिस ऑर्गन पे हाथ लगाते हो देख लो आप। अच्छा, बॉडी रिजेंबल्स ह्यूमन सोसाइटी। हसन साहब, सर एक तो आपको रोकना जो है ना वो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप बोलते रहे और हम सुनते रहे। नहीं प्लीज लेकिन वो ऊपर ज़िमनी सवालात भी बीच में करना पड़ जाते हैं सर। जहाँ से बात शुरू हुई थी, जो शहबाज शरीफ साहब की बीमारी के ऊपर उनको ब्लैक लिस्ट से निकाला जाना, वो कहते हैं जी मेरा इलाज लंदन से होगा। नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को गए थे, उनको 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इलाज बाहर करवाने गया, इलाज किधर गया। जिस तरह आप मुलाजमत लेते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको कुछ कंडीशंस पर दस्तखत करना पड़ते हैं।
आप कुछ सर्विसेज अवेल करते हैं तो उन सर्विसेज की कंडीशन होती है। आप कोई परफॉर्मा दस्तखत करते हैं तो कंडीशंस होती हैं कि आप इन कंडीशंस के साथ हम आपको ये सब कुछ देंगे। अब वक्त नहीं आ गया कि इस मुल्क के अंदर सियासत के अंदर ये कंडीशन लगाई जाए कि हाँ जिसने भी आना है जत्थेबंदी करके या खानदान के खानदान भर के सियासत में आओ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में और तुम्हारा इलाज होगा सरकारी अस्पतालों में। कुछ हो जाए लेकिन पाकिस्तान से बाहर ना बच्चे जाएंगे पढ़ने ना इलाज होगा बाहर। ये शर्त नहीं होनी चाहिए सर सियासत। मुझे यूं लगा जैसे जब ये आप बात कर रहे थे कि मैं खबरें में शाया होने वाला अपना कोई 25-26 साल पुराना कॉलम सुन रहा हूं। ये बाहर पढ़ने पे पाबंदी बिल्कुल ना हो, आप बताओ फंड्स कहाँ से आए, लेकिन यहाँ तो बेइंतहाई मतलब बेहयाई की ये इंतहा है कि मुल्क का 3 बार रहने वाला वजीर आजम रहने वाला, मुझे तो अपने आप पे रोना आता है कि ये बंदा 3 बार वजीर। मेरे नजदीक खुदा की कसम वजारत उज़्मा की 2% की हैसियत नहीं है। 3 बार रहने वाला वजीर आजम कहता है मेरे सासे मेरी इनकम से ज्यादा है तो इनको क्या, किसी को क्या। ओ भाई ये माइंडसेट है, वो ढीठ कैमरों के सामने ये बात कर गया है और फिर भी उसके नारे बजेंगे तो फिर आप भी बजोगे ठीक तरीके से। अच्छा, बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए अगर आपके पास जायज इनकम है, मेरा अगर एक पैसा उस पर बाकायदा टैक्स पे होता है, मैं एक पाई का हिसाब दे सकता हूँ, हमारा लंबा चौड़ा खाता ही कोई नहीं है। लेकिन इफ आई कैन स्टिल अफोर्ड टू सेंड माई चिल्ड्रन अब्रॉड, वेकेशंस पे जाएं, शॉर्ट कोर्सेज करें। मैं बच्चों को वैसे ही हक में नहीं हूँ छोटी उम्र में बाहर भेजने के लिए, कतई नहीं। वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से करें, लेकिन शॉर्ट कोर्सेज के लिए जाते हैं तो ज़रूर जाओ भाई। अगर किसी के माँ बाप, वो है 12वें ग्रेड का अंडर पेड सा आदमी है, लेकिन अगर उसके माँ बाप या उसका ससुराल वो तगड़े लोग हैं, बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, भेजो। लेकिन ये जो बात आपने की ये बहुत बुनियादी है, ये खबीस हैं, ये शैतान हैं, ये नहीं करेंगे। हो ना जरा कि जा वैगन पे, तुझे भी समझ आए बात की। चलो अगर फैसिलिटेट करना है, वो जुनेजो साहब ने किया था एक बार, 800 सीसी गाड़ियां, मरते हैं ये भाई। जब लैंड क्रूजरें नहीं थी, ये पराडोज नहीं थी, तब ये क्या करते थे। मेरे बचपन में हमारे अपने पास जापानीज गाड़ी, बाद में पहले मॉरिस टाइप गाड़ियां होती थी, फॉक्सी होती थी। ये मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के लोगों का जो रऊसा होते थे। हमारे साथ में एक नवाब साहब थे जिनका एक घर मॉडल टाउन में भी था, कुबड़े थे वो बेचारे, उनके पास ब्यूक्स और कैडिलक्स होती थी। लालपुर उनका को घर था, भाई वो वहाँ आया करते थे, बहुत स्वीट आदमी थे। नवाब साहब उनको कहते थे। सो रऊसा के साथ ये जागीरदार या इस टाइप के लोगों के पास होती थी अमेरिकन गाड़ियाँ बड़ी बड़ी। 70s तक ये कल्चर रहा। और जो अपर मिडिल क्लास के या मुतमव्वल एफ्लुएंट लोग होते थे, उनके पास होती थी मॉरिस शॉरिस। ये फिर टोयोटा ने बीच में वो आके एक एंट्री उन्होंने डाली, जब फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन माय फादर बॉट करोला, तो मेरी फूफा ने इतनी उनको डांट पिलाई कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो, क्या ले आए हो, ये क्या पता होगा, ये जापानीज को क्या पता गाड़ी कैसे बनाते हैं। ये अर्ली डेज की बात कर रहा हूं। तो भाई इनको मौत पड़ती है अभी, किस चक्कर में लैंड क्रूजरें फलाना, जिस दिन बनाओगे उस दिन ले लेना। इस तरह की पाबंदियां लगाने की जरूरत है, बिल्कुल सीधा करके रख दो इनको। और ये नहीं होना, जिस मुल्क में दूध खालिस नहीं, जिसमें दवा खालिस नहीं मिलती, वहां जमहूरियत भी खालिस नहीं है, वहां अमरीयत भी खालिस नहीं मिली हमें। कॉम्प्रोमाइज करने वाली चीज खालिस होती नहीं, मिलावट होती क्या है, कॉम्प्रोमाइज होता है। यहां 15-20 साल के लिए जो जमहूरियत का नाम ले, उसे मुर्दार हो गिद्धों के आगे डाल दो, सीधा करके रखने एक बार। इसके बगैर नहीं हो सकता। ये बड़ा आइडियलिज्म था। अच्छा, मैं भी लिखता रहा उससे पहले, वो तो पीटीआई का वजूद ही नहीं था।
ये जबकि जी गवर्नर हाउसेस को यूं कर देंगे मूव कर देंगे विदाउट नोइंग, मैं भी लगा हुआ था। लेकिन ये बेसिकली इन ऐसी बातों की एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप करो ये सारे, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में खास तौर पे जो सरकारी मुलाजम एक बहुत आसूदा जिंदगी गुजार रहा है, वो हराम खा रहा है, इल्ला उसके इन लॉस या उसका खानदान पीछे से को बहुत तगड़ा है, अदरवाइज सवाल ही नहीं पैदा होता। टेक होम में कैसे भाई, आपको अगर बड़ा घर मिल गया है किसी एसी को डीसी को, ये वो घर चाटना है उसने, बच्चे वो देखो कहाँ पढ़ा रहा है, उसका आगा पीछा क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ तो 90% हराम है। पूरी आबादी पैरेलल इकोनॉमी जिसे कहते हैं, बाइज्जत सा नाम देते हैं, सीधा सीधा कहो हराम है। सही बात, पैरेलल इकोनॉमी, सही बात, तो उस पे चल रहा है मुल्क सारे का सारा। सही, बिल्कुल सही। तो ये जो सर जहाँ से बात अकाउंटेबिलिटी से शुरू हुई थी, और इमरान खान साहब, आप तो खैर पूरा उनका 25 साल का इमरान खान का सफ़र आपके हाथों की हथेली की लकीरों की तरह से है। तो इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनने के फौरी बाद कुछ फरमाया था, मैं चाहूँगा ज़रा वो आपको सुनवाएं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने हल्फ उठाने से वेरी नेक्स्ट डे 19 अगस्त को ये बात उन्होंने कही थी। सर 2.25 साल हो गया है, ये कितना बड़ा ख्वाब था जो चकनाचूर हो रहा है लोगों का। सर इसमें इमरान का कोई कसूर नहीं है। इमरान की लाइल्मी को अगर अलहदा रख दो तो बेकसूर है। दिल तो मेरा भी यही कर, आगे जाके पता लगता है कि मैं तो इस निज़ाम का गुलाम हूं। ये निज़ाम वज़ा ही उन लोगों ने किया जिनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं था, सिवाय इसके कि वो उनको बेवकूफ़ बना के उनसे वोट लेते हैं। आपका निज़ाम इंसाफ में चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की है, ताकतवर के आगे उसकी हैसियत औकात ही कुछ नहीं है। वो 2-4 महीने पहले मुझे एक मैगजीन आया था, मुईद उसके एडिटर हैं, इंग्लिश का कोई मैगजीन था, उसकी टाइटल स्टोरी थी पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस के बारे में कि इट पनिशेस द पुअर एंड प्रोटेक्ट्स द रिच। तो ये मगरमच्छ हैं। पाकिस्तान का निज़ाम एक ऐसे जाल की मानिंद है जिसमें से छोटी छोटी मछलियाँ और ये और वो, ये तो बेचारे फंस जाते हैं, मगरमच्छ निकल जाते हैं, शार्क्स निकल जाती हैं, आदमखोर मछलियां निकल जाती हैं। ये मेंढक वेंढक ये वो पकड़ने वाला निज़ाम है, कुछ भी नहीं है। इसका यही होना था, इसका यही हो रहा है और इसका यही होगा जब तक ये जमहूरी ढकोसला खत्म नहीं होता। ये बात करते हुए अजीब लगता है आदमी, मैं मतलब जमहूरियत जो अवेलेबल निज़ाम है उनमें जमहूरियत बेहतर है ओ भाई, लेकिन जमहूरियत हो तो ये तो जैसा तुम्हारा दूध है वैसी तुम्हारी जमहूरियत है और वैसे ही तुम्हारी आमरीयत रही है। सही। ये अब लाइलाज है। राइट सर, एक ब्रेक सबसे एक ब्रेक आपकी इजाज़त से लेते हैं। ब्रेक से वापस आके कुछ और परफॉर्मेंस भी इमरान खान साहब की, ऑपोजिशन की सियासत, ईद के बाद क्या दोबारा मौलाना फजलुर रहमान साहब पीडीएम को इकट्ठा कर सकते हैं, सारी सूरत हाल होगी। हसन निसार होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, तज्ज़िया-निगार, दानिश्वर हसन निसार साहब। हसन निसार साहब, ब्रेक से पहले बड़ा एक्सटेंसिवली आपने पूरा निज़ाम, ये जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज है निज़ाम के, आपने बता दिए। यानी और आप तो होपलेस भी है कि ये अब ये चीज़ इसी मदार में रहते हुए ठीक नहीं हो सकती। तो सर एक और भी हमारे सामने मॉडल है ना, हम देखते हैं दुबई, हम देखते हैं बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ कि वो अरब जो जिनको ताना दिया जाता था कि ये ऊँटनियों का दूध पीने वाले बद्दू हैं, गवार हैं। 1970 और 80 की दिहाई तक वहाँ प्राइमरी स्कूल तक नहीं हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया से ब्रेन्स खरीदे, उन्होंने सिस्टम्स बने बनाए खरीद लिए दुनिया से, और पैसा दिया, पैसा था और उन्होंने सब कुछ खरीद लिया। उन्होंने अपने दिमाग पर जोर दे के अपनी कौम को बर्बाद नहीं किया। भाई अगर आपकी मत मारी हुई है या अगर इस मुल्क के जो करता धरता है उनसे कुछ नहीं हो पा रहा, तो आप दुनिया से चीजें ले लेना। हर जुडिशल सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन, पुलिस, हेल्थ केयर,
दुनिया में सक्सेस मॉडल्स मौजूद हैं, आप वहां से कॉपी कर लें। उसमें देखें मेरे पास दो बातें हैं भाई मेरे, कि ना नियत ना अहलियत। दूसरी बात, आपने जो मिसाल दी बहुत मामूली, बहुत मामूली। ये हाउस ऑफ कार्ड्स हैं, ये तेल छेल का टंटा ख़त्म होने दो, ये दे क्रम्बल। मैं थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करने दें। इनके हमारे यहाँ तो ना नियत है ना अहलियत है। आबादी बेपाया 24-25 करोड़ से कम नहीं है, ये 22 पता नहीं 23 कहते हैं, ये 24-25 से कम नहीं। भूख नंग आम है, मुल्क की वसाइल मखसूस लोग लूट रहे हैं। इन हालात में इन्होंने क्या ब्रेन शरीन खरीदने हैं? ब्रेनलेस लोग हैं, इन्होंने क्या ब्रेन खरीदने हैं खुद। दूसरी बात यह है कि मैं एक बात करता हूं कि इंसान साजी पे तवज्जो दो। मैं 3-4 बातों पे बहुत फोकस कर रहा हूं पिछले चंद साल से। एक ये है कि अपनी प्राइमरी एजुकेशन को बहुत आला बनाओ, वो बहुत घटिया जा रही है। मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूं जहां मेजॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत बुरा हाल है उसका। अच्छा, प्राइमरी एजुकेशन से लेके आप जाओ पॉपुलेशन मैनेजमेंट तक, और किरदार साजी पे जोर दो। ये रियासत मदीना कह देते हैं, इनको पता नहीं फहम इनका क्या क्या है। What do they mean when they say? रियासत मदीना में तो कायनात की सबसे खूबसूरत हस्ती थी, वो तो नहीं है आज। बाकी क्या था? को तेल निकला था भाई, को सोना चांदी हीरे जवाहरात, को फलाद निकला है। मुझे बताओ क्या हुआ था? अपेरेंटली तो कुछ भी नहीं हुआ। हजारों में आबादी मक्का की, हजारों में मदीना की, हजारों में हीरे जवाहरात पैदा कर दिए। किन लोगों में तब्दील कर दिए? वो थी इंसान साजी। हुजूर पाक को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें 40 साल की उम्र में ये टास्क अल्लाह पाक ने सौंपा। 1.5-2 साल बाद वो ज़रा सरगर्मी उन्होंने शुरू की। उसके बाद हिजरत, वो शोबे अबी तालिब वगैरह वो सारा छोड़ के आप वो मदीना का 63 बरस की उम्र में आप अपने रब को जा मिले। चंद हजार की आबादी को ज़मीन से उठाकर आसमान पे पहुंचा दिया ज़ाते पाक ने। ये है अच्छा, ये जो इस वक्त हैं अरब्स, ये तो काबिल रहम है। मेरे पास तो इतनी उम्र नहीं होगी, अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दे, आप देख लेंगे। कुछ भी नहीं है, इट्स अ हाउस ऑफ कार्ड्स। इनके कभी बंदे ने कोई नोबेल प्राइज लिया? इन्होंने कभी नामवर शायर पैदा किया? इन्होंने कभी कोई आलीशान पेंटर सुना आपने? ना ना ना, कोई राइटर इनके पास बड़ा हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दिखावे का, आराइशी, नुमाइशी। जिस दिन ये दाल दलिया खत्म हो गया, और ये दाल दलिया किस वजह से है? ये भी वेस्ट की वजह से। इनके लिए तो तेल गारा था, कीचड़ था, इनको क्या पता था क्या होता है। उन्होंने कहा भाई इतना हमें टकाओ, तुम्हारे हालात बेहतर कर देते हैं। तुम्हारे पास जो गंद कबाड़ कीचड़ जमा है, वो तुम तो चबल हो, तुम्हें तो तमीज कोई नहीं। हम इसके साथ एक ऐसा काम कर सकते हैं। ये आराम को शराम को, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी उनकी पार्टनरशिप क्या थी? वो विजडम उनकी, जहानत उनकी। इनके तो ये तो नकल के काबिल भी नहीं है। जो बात आपने की है बहुत जबरदस्त। ये बदनीयती क्या दुनिया में बने बनाए मॉडल्स हैं, तो कौन सी तुम चालाकियां दिखाते फिर रहे हो, दुलतियां झाड़ रहे हो? तुम कौन सी, किस दुनिया में किसको बेवकूफ बना रहे हो? हर तरह का सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम हो, आपका एजुकेशन का निज़ाम हो, आपका हर तरह, आपका बल्दियाती निज़ाम, सबके मॉडल्स मौजूद हैं। अच्छा, हमारे मिजाज और हैं, हमारा कल्चर और है जी, फलां है फलां है, हालांकि और कुछ नहीं है, बिक चुका है सारा कुछ। आपकी आने वाली कारामद नस्लों की खुराक तब्दील हो चुकी है। वो पिज़्ज़े और पास्ते खाते हैं, उनको कड़ी पसंद नहीं आती। एक कड़ी पकौड़े, वो कहते उठाओ इसको, बिटियां बुंडियां ले जाओ। सो उनका लिबास तब्दील हो चुका है, उनके सोच का अंदाज तब्दील हो चुका है। वो ग्लोबल सिटीजन्स बनते जा रहे हैं। लेकिन जो ढंग का होगा उसने रहना नहीं यहाँ, जो कचरा होगा वो रहने पे मजबूर होगा।
एजुकेशन का आपका लेवल क्या, उनका हाल ज्यादा, वो ज्यादा काबिल रहम है। हम तो बद से बदतर होंगे, चलो मजीद बदतर से बदतरीन हो जाएंगे। उन्होंने तो बहुत कुछ देख लिया है, उनकी जिंदगियां तो मिजरेबल होंगी, वो तो भूखे नवाब होंगे, उनके पास अपना कुछ भी नहीं, कोई बड़ा आदमी उन्होंने पैदा किया हो, बताएं। ये बुर्जियां बनाने से नहीं बंदे बनते हैं, बिल्कुल सही। बिल्डिंगें बनाने से नहीं बनते। वो किसी कमी के पास, रजील के पास इस मुल्क में मिसालें नहीं है। बिल्कुल। और मोटरसाइकिलों पे धक्के खाने वाले वो अरबपति हो गए, तो आपके सामने की बात है, मेरे सामने की बात है, तो क्या तोप चला ली उन्होंने। हसन साहब, इमरान खान साहब लोकल गवर्नमेंट के ऊपर फोकस किया करते थे। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि फंड जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए से खर्च होने चाहिए, ना कि वो MNAs MPs को दिए जाएं, और ये हमेशा से इनके मुंह को खून लग जाता था पार्लियामेंटेरियंस को पैसे का। आज हम देखते हैं कि वही काम दोबारा खान साहब कर रहे हैं। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट बिल्कुल ख़त्म कर दी इन्होंने 3 सालों में। और प्राइमरी एजुकेशन की आप बात करें, प्राइमरी एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, इंडक्शन ही नहीं हो पा रही है इन 3 सालों में। यही इंश्योर नहीं हो सका कि 100% आप जो बच्चा पंजाब में 4 साल की उम्र को पहुंच रहा है वो स्कूल में दाखिल हो सके। मेरे बात साहब हमारी क्या बदनसीबी की कहा है कि इतने जख्म हैं, जितने जख्म हैं उतना मरहम नहीं है। अब लोकल बॉडीज वाली बात जो आप कर रहे हो वो 100% दुरुस्त है। मतलब ये इट्स अ ग्लोबल ट्रूथ वाली बात, इसको तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता। अब आपने रीढ़ की हड्डी निकाल ली है। लोकल बॉडीज बिल्कुल ऐसी है, मैंने पहले भी शायद अर्ज किया कि आप बुनियादें बनाए बगैर अगर आप उस 3rd, 4th, 5th या 7th फ्लोर बनाना चाहे इमारत का, तो दुनिया के सारे आर्किटेक्ट्स भी मिल जाएं। पहली मंजिल के बगैर आप 10वीं, 20वीं, 50वीं, 100वीं मंजिल नहीं बना सकते। लोकल बॉडीज बुनियाद है। अच्छा, मैं जाती तौर पे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि ये बात समझाई भी गई थी, और हम खास तरह के मौका परस्त लोग हैं, वो 90% से ज़्यादा लोग वो बिल्कुल तैयार बैठे थे। मैं पर्सनल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। पता नहीं इमरान खान साहब के पास कौन सी को लॉजिक थी, कौन सी को दलील होगी, मुझे नहीं पता। तो ये तो बिल्कुल झूठ बात है। लेकिन बात फिर वही है, जिस मुल्क में बच्चे की खुराक खालिस ना हो उसका निजाम खालिस हो सकता ही नहीं। या इसको उलट के देख लो आप, तो जमहूरियत भी एक जमहूरियत नहीं है, फ्रॉड है। हमारी आमरीत भी फ्रॉड ही रही है। हम लफ्ज़ों की हद तक ही हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो इंतखाबी इस्लाहात हो रही हैं, अमीर अब्बास साहब मुझे बताएं, जितनी मर्जी इस्लाहात कर लो, इससे ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ेगा कि भेड़िए की जगह तेंदुआ आ जाएगा, तेंदुए की जगह रीछ आ जाएगा, रीछ की जगह बंदर आ जाएगा, बस मटीरियल तो वही रहना है। क्या किया आपने? तो खुदा का खौफ करें, औरतों की खुसूसी नशिस्तें रखी हैं, बेगमात गुजारी, वही लोग हैं, वो ज़नाना शक्ल में भी दाखिल हो गए। किसके साथ झूठ बोल रहे हैं और किस किस्म के झूठ बोल रहे हैं। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि बाय डिज़ाइन लोगों को जाहिल रखा गया ताकि इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस की तरफ ध्यान ही ना जाए। सतही किस्म की गुफ्तगू करके लोग रोना पीटना करके उठ हट जाते हैं, महंगाई हो गई है जी, ये हो गया जी, वो हो गया, इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा सर, ये कदा कलामी की माजरत, आपने जो रिजर्व सीट का मसला उठाया ये भी बड़ा एक आम मसला है। अब देखिए, मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब ख़वातीन की रिजर्व सीट्स बढ़ाई गई थी तो वो आज से 20 साल पुराना पाकिस्तान था। उस वक्त वाकई ख़वातीन शायद डिस्ट्रेस्ड होंगी, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था। आज तो ख़वातीन जो है वो रिलेटिवली एम्पावर्ड है आज से 20 साल पहले। आज भी रिजर्व सीट के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन का आना, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो तो अपने पॉलिटिकल बॉस के साथ लॉयल होती है क्योंकि उनको टिकट मिली होती है। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। और वो किन की नुमाइंदा होती हैं? हम कहते हैं कि ये पार्लियामेंट फलाना, कौन सा पार्लियामेंट? वहाँ आवाम की नुमाइंदगी होती नहीं है, खास तरह का। तब एक्सेप्शन छोड़ दें, हनीफ रामे, मेराज खालिद साहब जैसे जो लोग थे उनको छोड़ें आप, वो तो आटे में नमक बराबर भी नहीं होते। नॉर्मली कौन है? या मौरूसियत है, एक खास तरह का तबका है, या वही लुच्चे लफंगे कान टुटे हैं, हेरा फेरियाँ कर आके वैगनों से भत्ते ले लू के, और यही छितर। क्यों शरीफ आदमी नहीं जाता पॉलिटिक्स में? और टके टके के लोगों की खुशामद करनी है, फिर टिकटें लेनी है, फिर कैंपेन चलानी है, फिर पैसा लगाना है, फिर जात बरादरी बेचनी है, कहीं झूठे वादे बेचने हैं।
किसी के गोडे पकड़ने हैं, किसी के गिट्टे पकड़ने हैं, बाद में गायब हो जाना है, माल बनाना है। भाई ये टोटल एक पैकेज है। राइट सर, एक इजाजत से एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस पे और पीडीएम के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्रेक ब्रेक के बाद खुशामदेद, हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन साहब, इमरान खान साहब ने 3 साल माशाल्लाह गुजार लिए, उनके इक़्तिदार का ये पहला अरसा था और उसके पहले 3 साल थे। तो इसमें इमरान खान साहब की काबिलियत का ज्यादा असर है या ऑपोजिशन की नालायकी का ज्यादा असर है? एक थर्ड फैक्टर है, उसका ज्यादा असर है। अब उसकी तफसीलात में ना आपको जाने की जरूरत है ना मुझे जाने की जरूरत है। तीसरा फैक्टर हम अभी इस वक्त क्या पल्स रिपोर्ट क्या आप देख रहे हैं? 3 साल मुकम्मल होने पे अब 2 साल और आखिरी 6 माह तो अगर आप बिल्कुल निकाल दें तो प्रैक्टिकली 1.5 साल का अरसा है प्राइम मिनिस्टर के पास। तो पल्स रिपोर्ट क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ था वो 2018 के इलेक्शन से पहले जहां था वहां से स्टेबल है, उससे ऊपर गया है, उससे नीचे गया है? मैं अमीर अब्बास साहब, एक बात शायद अजीब लगे आपको, व्यूअर्स को भी शायद अजीब लगे, मैं इमरान खान की हुकूमत को फेलियर करार नहीं देता। पहली बात, अवाम की अक्सरियत बिल्कुल चूंकि मैदे के थ्रू सोचती है, दे थिंक थ्रू देयर स्टमक्स। उनके लिए सबसे बड़ी दलील उनके चूल्हे पे चढ़ी हुई खाली हंडिया है। दैट्स इट, उसको कोई फलसफा नहीं चाहिए। मैक्रो लेवल पे इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। जो मैं देखें, आपको याद होगा इलेक्शन से भी पहले मैं एक बात बहुत तकरार करता था कि इस मुल्क की इकोनॉमी का पांडा बर्तन, उसका पेंदा खाया जा चुका है। डायरेक्शन ठीक है, स्लो है काम, चूंकि जाहिर है ना तजर्बाकारी थी एंड ऑन टॉप होमवर्क भी नहीं था, लेकिन मैक्रो इंडिकेटर्स बहुत आला हैं, ठीक डायरेक्शन। अब ये तकसीम हो जाएगी। मसलन मुझसे आप पूछें, मैं वो इस तरह का आदमी नहीं हूँ कि मैं कोई जलामत वाला टाइप बंदा नहीं हूँ। मैं कोई हीरो शीरो मेरी ज़िंदगी में, मेरे हुजूर के बाद कोई हीरो है ही नहीं। फेवरेट पर्सनालिटीज़ मेरी ज़रूर हैं तारीख़ की, इस्लामी तारीख़ की भी और इस्लामी तारीख़ के अलावा भी। मेरे आई हैव a long list of those people I admire, but मेरा कोई हीरो शीरो हरगिज़ नहीं हो सकता। नहीं, मुसलमान का रोल मॉडल और हीरो जचता ही नहीं मुसलमान को, हुजूर के बाद गुंजाइश ही नहीं। अच्छा, इसलिए मैं कोई डंडी शंडी नहीं मार रहा। मेरा एक माजी है, 28-29 साल तो मुझे हो गए कॉलम लिखते हुए। तो मैं तो जेन्युइनली इसको एक कामयाब हुकूमत कहूँगा, लेकिन when I step into the shoes of a common man, जिसके लिए इनके अपने जो मामलात थे वो, जिसमें ये कोई इतने ज़्यादा कसूरवार नहीं है, सच्ची बात है, रही सही कसर कोरोना ने निकाल दी। वो चूंकि अपने मैदे से सोचने वाले, वो दिमाग से नहीं, they think through their stomachs। खाली मैदा उनको यही बताएगा कि काम ऊपर खाली है। सो ये एक तजाद है मेरे नज़दीक। हाँ, मेरे नज़दीक गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक है और इमरान को एक और मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे इख्तलाफ मेरा, गुस्सा मेरा, आखिरी 2 सवाल सर, यही जो आपने बात की कि आपकी नज़र में गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक है, कुछ मसले मसाइल ज़रूर हैं और अवाम की अपने इशूज़ हैं, जिस तरह आपने कहा कि उनके सोचने का अंदाज ही मुख्तलिफ है, वो दिमाग के बजाय मैदे से सोचते हैं, तो फिर वो जब सोच ऐसी होगी तो इंतखाब के ऊपर भी असरअंदाज होगी। जी बिल्कुल। ये जो हुकूमत की कामयाबी है, ये साबित तो तब होगी कि अगर 2023 में इमरान खान वापस, ज्यादा नहीं तो कम से कम इतनी ही अक्सरियत लेकर वापस आ जाए पार्लियामेंट में। आ सकेंगे? देखें, मैं आपको एक शेर सुनाता हूं साहिर लुधियानवी का। फन जो नादार तक नहीं पहुंचा अपने मायार तक नहीं पहुंचा। फन जो नादार तक नहीं पहुंचा अपने मायार तक नहीं पहुंचा। और दुनिया का सबसे बड़ा फन है गवर्नेंस।
वरना अगर शायरी होती, अगर प्रोज होती, अगर फलसफा होता तो फिर ये लोग हुक्मरान हुआ करते। गवर्नेंस जो है अल्लाह पाक का सबसे बड़ा इनाम भी है इंसान के लिए और सबसे बड़ा इम्तिहान भी है। सो ये जब तक गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का फल कहते हैं ना, फल जो नादार तक नहीं पहुंचा, तो वो जब तक आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा तो उसको आप तकरीरें करके नहीं समझा सकते। सो जो पढ़ा लिखा तबका होगा, जिसको थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध होगी कि मैक्रो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनका फाइनली ये किधर जा रहा है, अब आप अंदाज़ा लगाएं टूटे छितर की तरह डॉलर बढ़ रहा था। ये छोटी बात है, एक मामूली सा इंडिकेटर है। तो ये एक ब्लेंड होगा। मुझे नहीं पता 11th आवर कोई और कोई सिचुएशन क्या बनती है, क्योंकि हम लोग जो हैं बिल्कुल, मैंने पहले कहा, अनपढ़ अनघड़ किस्म के लोग हैं। इलेक्शन के करीब जाके सिचुएशन क्या बनती है, वो इमरान के हक में भी जा सकती है, बहुत ज़्यादा खिलाफ भी जा सकती है, वो जिसे कहते हैं नोस भी रह सकती है बिल्कुल बीच में। आखिरी सवाल सर, पीटीएम का बताएं। अभी तक 3 साल में तो ये कुछ नहीं कर सके सिवाय जलसों, रैलियों के और सिलेक्टेड की गर्दान पड़ने के। ये जो आखिरी 2 साल हैं, इसमें इलेक्शन का मोमेंटम वैसे ही बनना शुरू हो जाएगा। पीटीएम वक्त से पहले इमरान खान का कुछ बिगाड़ सकेगी या वक्त पूरा होगा खान साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पीडीएम एक मुर्दा बच्चा था, जो होता नहीं बाज़ औक़ात बहुत सतमाहा कह लें, बल्कि सतमाहा तो बचा भी जाता है। ये एक होता नहीं कि अल्लाह माफ़ करे कि जी वो फलां के यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा पैदा तो हुआ था लेकिन ये मुर्दा था, ये डे 1 से। एंड आई एम नॉट द ओनली वन, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं इनसे होना हमारा कुछ नहीं, और ये इनके पल्ले क्या है। बैक ऑफ द माइंड तो लोगों को पता है कौन लोग हैं। और ये सच्ची बात है, मैं अपनी जहालत का एतराफ़ कर रहा हूँ, मुझे तो इनमें से बेशतर के नाम ही नहीं पता, तो लोगों को भी नहीं पता। ये पता नहीं 11 जमातें थी, 13 थी, 12 थी। वो पंजाबी में है कि किन्ने भरा, उन्हें कहा जी 5, जो उन्हें कहा 10 भी होंगे तो की तुसी तोप चला लेनी सी। तो इस तरह का पीडीएम शीडीएम को छोड़ें आप, इस तरह के लतीफ़े इस मुल्क की तारीख में बहुत सारे हुए हैं। अच्छा, वो इसमें वो आफ्ताब शेरपाव साहब भी हैं, उनकी पार्टी क्या है? वो नूरानी साहब के साहबजादे हैं कराची से, उनकी पार्टी कौन सी है? वो महमूद अचकजई साहब की पार्टी, ये नेशनल पार्टी यासिर बजंजू साहब की, ये पार्टियां क्या कर सकती हैं पंजाब में? नहीं, ये पार्टियां नहीं हैं, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं। ऑल्सो रैन नहीं होता, रेस चलती है, उसमें इतने लोग भागते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है विक्ट्री स्टैंड पे 3-1 ने जाना होता है। तो ये तो सारे ऑल्सो रैन टाइप लोग हैं, ये कुछ भी नहीं, ये पार्टीज तो हैं ही नहीं, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं। अगर कोई कानून साजी हो डंकी इस मुल्क की, इनको तो वैसे ही बैन कर देना चाहिए। तो तुमने क्या अमित छापा लगाया हुआ है गलत जगह पे, कॉरपोरेशन को रिश्वत दे के रेडी लगाई हुई है एक जगह, बस ठीक है। ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज? रियलिटी तो है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, कोई माड़ा मोटा, अब तो खैर वो जूस भी निकल गया है, कोई खुद फजल रहमान साहब, बाकी कौन है? ये नॉन एंटिटीज है मेरे नज़दीक, तो इनकी कोई बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद। निसार साहब से आप इत्तफाक भी कर सकते हैं, उनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो यूनिक आइडियाज़ रखते हैं पाकिस्तान के सोशो पॉलिटिकल एंड सोशो इकनॉमिक मसाइल के हवाले से और उनके हल के हवाले से। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आप हमेशा वक्त देते हैं, इज़्ज़त अफजाई करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।